तो मेरे मन में एक बुनियादी सवाल आता है कि लोक की चर्चा विद्वानों के बीच एकेडमिया में कब से शुरू होती है। हिंदुस्तानी एकेडमिया, हिंदुस्तानी अकादमिक जगत कब से लोक की चर्चा में प्रवृत्त होता है, और ये लोक का अर्थ निर्धारण कौन करता है, किसने किया। हम जितने अर्थों में उलझे हुए हैं, जिस पर अभी पिछले एक सवा घंटे से हमारे सत्र में चर्चा हो रही है कि लोक का ये अर्थ है, लोक का ये अर्थ है, और फिर हम ये लोक का अर्थ निर्धारण किसने किया है, किन लोगों ने किया है। वो एकेडमिक्स के भीतर के लोग थे तो ये दुविधाएं उनके द्वारा पैदा की गई हैं, या खुद लोक के भीतर से ये लोक उठने वाली लोक चर्चा से ये लोक की धारणा बनी है। तो असल में लोक एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सत्ता है। मैं ज्ञान के क्षेत्र में सत्ता की बात कर रहा हूं, जिसे खोजा गया है। क्योंकि जो चीज आपके चारों तरफ जीवित मौजूद होती है, उसके प्रति हमारी आसक्ति, हमारा मोह, हमारी जानकारी, हमारी दिलचस्पी, रुचि प्रायः नहीं रहती। तो आपको याद करना होगा कि भारत में पिछले 150 पौने 200 वर्षों में जो इतिहास लेखन हुआ भारत के बारे में, क्योंकि हम ऐसा समाज हैं जो अपने ही इतिहास के बारे में हम नहीं जानते थे, क्योंकि हम विस्मृत समाज हैं। हम एक तरह से स्मृति को उस तरह धारण नहीं करते जिस तरह यूरोप धारण करता है। इसलिए हमारी स्मृतियां सुरक्षित रखने की हमारी तकनीकें और तरीके अलग हैं। और यूरोप जब जिस तरीके से स्मृतियां सुरक्षित करता है और उसकी जो तरकीबें तकनीकें हैं, उनके हिसाब से जब हम चलते हैं, उनकी इतिहास की धारणा से चलते हैं, तो हमें लगता है कि हम एक विस्मृत समाज है। मैं कोर्ट में कह रहा हूं, ये मेरी धारणा नहीं है। हम भूल जाते हैं। बनारस शहर में कोई सारनाथ नाम की जगह है, सब जानते हैं, सब जानते थे। सारनाथ बनारस का एक अभिन्न हिस्सा होगा। आज से 150 साल पहले भी, 200 साल पहले भी, 300 साल पहले भी नहीं होगा तो कम से कम एक छोटा गांव तो होगा ही। और वहां एक ऐसी ऐतिहासिक महत्व की कोई चीज है, स्तूप है, बनारस नहीं जानता था। आप जानते हैं उस पूरी खोज प्रक्रिया को कि कैसे सारनाथ के महत्व का उद्घाटन हुआ और सारनाथ के स्तूप का महत्व हमारे सामने रखा गया। हम सारनाथ से विस्मृत बनारस थे, जो कि हमारे बगल में है, हम में है, हमारे आसपास है। इसलिए पिछले 150 वर्षों में जो इतिहास लेखन हुआ भारत के बारे में, तो भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतक और इतिहासकार श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी, जिसका शीर्षक रखा उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक विचित्र शीर्षक, एक विडंबनापूर्ण शीर्षक, आत्मव्यंग से भरा हुआ एक शीर्षक। एक हिंदुस्तानी कहे, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में रहा, कि मैं हिंदुस्तान को खोज रहा हूं इस किताब में। और उसकी भूमिका में उन्होंने कहा, उस पूरी प्रक्रिया का उद्घाटन किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भारत के करीब आया यूरोप के रास्ते। माने भारत को जानने का, भारत के नजदीक आने का एक रास्ता वह भी हुआ जिसमें यूरोप रास्ते में था। यूरोप से जाकर आप भारत तक पहुंचे और तब आपने भारत को जाना। क्योंकि सारनाथ को यदि आप जानना चाहते हैं तो यूरोप रास्ते में आएगा, यूरोपियंस रास्ते में आएंगे, दूसरे गैर लोग, विदेशी लोग रास्ते में आएंगे, वो पूरी प्रणाली रास्ते में आएगी। उसकी उपेक्षा किए बगैर आप जान नहीं सकते। तो ठीक इस तरह जैसे भारत, हम हैं भारत, हम में है भारत, हमारे चारों तरफ है भारत, लेकिन भारत को जानना होता है। वो स्वतः स्फूर्त सहज प्रक्रिया नहीं है भारत को जानना। ठीक उसी तरह
लोक हम में है, हम लोक में हैं, लोक हमारे चारों तरफ है, लेकिन लोक को जानना होता है, लोक की खोज करनी होती है। और इसलिए पिछले 150 वर्षों में 100 तो माना ही जाना चाहिए, 100-125 वर्षों में लोक की एक खोज हुई है। और उस लोक की खोज की प्रक्रिया के दौरान लोक के संबंध में अवधारणाओं या अर्थ छवियों ने जन्म लिया है, जिससे लोक शब्द बंधा हुआ है। अब जितनी चर्चा हम यहां करते हैं लोक के बारे में, मैं बहुत बुनियादी बातें करूंगा। एक शब्द है, हिंदी में चलता है, संस्कृत में और लगभग सभी बोलियों में चलता है, जिसमें धरती को लोक कहा जाता है। त्रैलोक्य, 3 लोक। लोक का सबसे बृहत्तर और बड़ा अर्थ यही है कि आप समूची धरती को ही लोक कहें। तो एक पाताल लोक है, एक स्वर्ग लोक है, और एक मनुष्यों का लोक है, इहलोक, मर्त्य लोक जिसे पंडितों ने कहा है, मर जाने वाले लोगों का लोक। ये इस लोक की सुंदरता है कि यहां लोग स्थायी नहीं है, हमेशा नहीं रहते। और इस लोक की सुंदरता है और इस लोक की सीमा है कि यह मर्त्य है। इसलिए लोक का एक बृहत्तर अर्थ यह भी है। यदि इस अर्थ से चलिएगा तो यह कैसे होगा, इस अवधारणा पे बातचीत कैसे होगी? क्योंकि तब तो समूचा ही धरती पे जो भी साहित्य लिखा गया है वो किसके पक्ष में है? वर्चस्वकारियों के द्वारा लिखा गया है, लिखवाया गया है, शासकों के द्वारा लिखा गया है, लिखवाया गया है। उनके विरोध में जितने तरह का साहित्य है वो सब लोक साहित्य होगा, क्योंकि धरती का साहित्य उसका अर्थ हो जाएगा। यदि लोक का अर्थ पृथ्वी है, लोक का अर्थ धरती है, तो लोक का साहित्य, लोक की संस्कृति माने समूची धरती की सब तरह की संस्कृति लोक संस्कृति है। तो क्या ये अर्थ ठीक है? ये एक समस्याग्रस्त, जब इस शब्द को इस अवधारणा से चलते हैं तो ये समझ, ये अवधारणा, ये अर्थ छाया काम नहीं करती। ठीक इसी तरह बहुत सारे लोक के अर्थ और उसकी निष्पत्तियां और उसकी अर्थ छायाएं जब एक जगह से शिफ्ट होकर हटकर दूसरी जगह जाते हैं, तो एक जगह जो अर्थ काम कर रहा होता है वो दूसरी जगह ठीक उसी तरह काम नहीं करता, वो अपनी अपूर्णता साबित कर देता है। और हम अक्सर जो विवाद पैदा करते हैं लोक की अवधारणाओं के बीच में, वो ऐसा ही होता है। जैसे एक प्लेटफॉर्म में जो लोक का अर्थ है, उसी प्लेटफॉर्म के लोक के अर्थ से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे तो लोक की अवधारणा हमेशा विसंगत, विचित्र और उल्टी पुल्टी, एब्सर्ड, ऊटपटांग और उलझलूल लगेगी। इसलिए लोक एक गतिशील समाज है, गतिशील जगत है, यह तो बात ठीक है, क्योंकि वो एक समुद्र है, एक सागर है जो ठहरा हुआ नहीं है। लेकिन लोक की अवधारणा भी स्थिर और जड़ धारणा नहीं है। शास्त्र के भीतर, एकेडमिया के भीतर भी जो लोक की धारणा है वो स्थिर नहीं है, एक तरह की नहीं है, यानी कई तरह की अवधारणाएं लोक की खुद की मौजूद हैं। तो मैं मोटे तौर पर अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था, तो मैं 9-10 बाइनरीज तक पहुंच पाया। बाइनरी मतलब विपरीत। हम जब भी लोक के बारे में चर्चा करते हैं तो हमेशा उसके सम्मुख एक विपक्षी जरूर बैठा हुआ होता है, विपरीत, विरोधी युगल। बाइनरी अपोजिशन में हम बात करते हैं हमेशा जब भी लोक की बात करते हैं। तो जब हम लोक की बात करेंगे तो उसके सामने बैठा होगा शास्त्र, तो फिर हम लोक और शास्त्र के झगड़े की, विरोध की बात करेंगे। हम पहली परंपरा, लोक को परंपरा के अर्थ में ग्रहण करेंगे तो लोक पहली परंपरा। आचार्य नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज एक किताब लिखी 1982 के आसपास। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। क्यों लिखी गई ये किताब, उसका एक ऐतिहासिक कारण है, और एक भारत की जो आंतरिक सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी वो शायद वो किताब लिखने के लिए उनको धकेल रही थी। लेकिन उन्होंने लिखी किताब जिसमें उन्होंने कहा पहली परंपरा और दूसरी परंपरा। तो उन्होंने एक नया बाइनरी बनाया, पहला और दूसरा, जहां पहले को उन्होंने शास्त्र कहा और दूसरे को लोक कहा। ये अवधारणा पर, इस अवधारणा के आधार पर उन्होंने काफी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बाइनरी यानी विपक्षी युगल खड़ा करने की कोशिश की।
ये आचार्य नामवर सिंह के लिए विपक्षी युगल था, विरोधी युगल, लेकिन धर्मवीर के लिए वो विरोधी युगल नहीं है। धर्मवीर की किताबें यदि आप कबीर के संबंध में पढ़ेंगे तो वो आपको बताते हैं कि रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों एक ही खाने में हैं, दोनों ब्राह्मणवादी हैं। तो विपक्षी युगल की जो नामवर सिंह की जो अवधारणा है, पहली बनाम दूसरी, शास्त्र बनाम लोक, वो भी ठहरी नहीं रहती। तो जब ये सब मूल्यांकन सामने आया तो नामवर सिंह ने अपनी धारणा में थोड़ा संशोधन किया। एक सवाल में उन्होंने पूछा, किरण सिंह नाम की एक रिसर्च स्कॉलर थी, आजकल अध्यापिका हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा कि ये पहली से एक का मतलब है एक, एकल, और दूसरी से भी एकल का मतलब है एक परंपरा, तो क्या ये धारणा ठीक है? तो नामवर सिंह ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये दूसरी परंपरा कोई एक परंपरा है, ये दूसरी परंपराएं हैं। और उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, कहा इसको और समझना हो तो कहेंगे अदर, अन्य, ढेर सारी, एक दूसरे से असहमत, एक दूसरे के विपक्ष में खड़ी हुई, एक दूसरे से बिल्कुल अलग और समानांतर बहुत सारी परंपराएं दूसरी हैं, वे सब मिलकर पहली के सामने खड़ी हैं। तो पहली और दूसरी की एक बाइनरी नामवर सिंह ने बनाई। फिर एक बाइनरी हमेशा लोक के संबंध में इस्तेमाल की जाती है, लिखित बनाम मौखिक। तो लोक साहित्य के बारे में कहा जाएगा कि वो मौखिक साहित्य है, और उसी बिना पर अभी आपने देखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांकृत्यायन को कोट करते हुए पांडे जी ने कहा कि समूचा का समूचा भक्ति साहित्य लोक की श्रेणी में घसीट कर लाया जा सकता है, घसीट कर लाया जा सकता है। माने वो है कि नहीं, पर यदि आप चाहें तो उसे घसीट कर, क्रिया पर ध्यान देंगे, घसीट कर लाया जा सकता है, क्योंकि वो सारा का सारा ज्यादातर हिंदी में जो लिखा और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मुख्यतः भक्ति साहित्य मौखिक साहित्य है। तो सही सवाल उठाया पांडे जी ने। तो लिखित बनाम मौखिक की एक बाइनरी है। फिर एक और बाइनरी है, अभिजन बनाम सामान्य जन। जब आप कहेंगे लोक किसका है तो कहेंगे सामान्य जन का है, और किसका नहीं है, अभिजन का नहीं है। तो अभिजन यानी इलीट या कुलीन के समानांतर एक सामान्य जन, साधारण जन की का साथ, तो एक ये बाइनरी आपके काम करेगी। लेकिन आप देखेंगे कि ये बाइनरी हमेशा काम नहीं करेगी, हर जगह काम नहीं करेगी। ये सारी बाइनरीज एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, एक दूसरे को के ऊपर परत डालते हुए चलेंगी, और एक दूसरे को खंडित भी करती चलेंगी और चलती रहेंगी साथ साथ। फिर एक और बाइनरी चलती है, जब भी लोक के बारे में चर्चा होगी तो कहेंगे गवई, फोक यानी गवई। सही, ठीक कहा, सही इशारा किया पांडे जी ने कि नाम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीत। अब आपको यह ध्यान देना होगा कि जब फोक का आप अर्थ करते हैं, लोक के अर्थ में करते हैं, और फिर उसे गवई तक खींच कर ले जाते हैं, तो यूरोप की कौन सी परंपरा और कौन सी ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं जो लोक को इस अर्थ तक ले जाती हैं? तो आपको याद रखना होगा कि यह सब कुछ शुरू हुआ 1770 के आसपास, जब खुद यूरोप की समृद्ध भाषाओं में पहली दफा ऐसे साहित्य के संकलन तैयार हुए जो मौखिक थे और जो शिष्ट समाज में, पढ़े लिखे समाज में, अभिजन समाज से बाहर के समाजों में प्रचलित थे। तो चेक भाषा में, पोलिश भाषा में, जर्मन भाषा में, रोमन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में वो संकलन तैयार किए गए जिनसे फोक की अवधारणा ने जन्म लिया। आपको यह भी याद रखना होगा कि यही वो जमाना है 50-60 वर्ष का, जब यूरोप में रोमांटिक पोएट्री का मूवमेंट आ रहा है क्लासिकल के विरुद्ध। तो ये सारी की सारी जो फोक की अवधारणा यूरोप में खुद पैदा हो रही थी, उसमें उनकी खुद की ऐतिहासिक परिस्थितियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो नागर बनाम गवई की एक बाइनरी है जिससे लोक का अर्थ संचालित होता है। फिर एक है सार्वभौम, यूनिवर्सल। जो शास्त्रीय संस्कृति होती है वो सार्वभौम संस्कृति होती है, और जो लोक है वो स्थानिक है। जब भी आप नागार्जुन के बारे में लोक की चर्चा करेंगे तो तुरंत मिथिला कहेंगे, केदारनाथ अग्रवाल के बारे में लोक की चर्चा करेंगे तो बुंदेलखंड कहेंगे, जब भी आप त्रिलोचन के बारे में लोक की चर्चा करेंगे तो अवध कहेंगे। इस तरह से आप हमेशा एक यूनिवर्सल के सामने, सार्वभौम के सामने एक स्थानिक
यानी लोक स्थानिक का प्रतिनिधि है, ये भी एक बाइनरी हमेशा चलेगी। फिर आप देखेंगे कि पिछले 50-60 सालों में एक नई बाइनरी पैदा हुई है, नेशनल बनाम रीजनल। तो एक नेशनल चीज है, नेशनल कल्चर है, नेशनल लिटरेचर है, नेशनल ये है, नेशनल वो है, और एक रीजनल है। तो रीजनल को फोक के करीब, लोक के करीब समझा जाता है, यानी जो क्षेत्रीय है, रीजनल है वो। इसी तरह एक धारणा है क्लासिकल बनाम फोक की बाइनरी है, हमेशा ये काम करती रहेगी, जो कि क्लासिक कालिदास क्लासिक है, कबीर फोक है, लोक है। ये बाइनरी भी हमेशा लोक साहित्य के अध्ययन में, लोक संस्कृति के अध्ययन में काम करती रहेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही इस्तेमाल किया है, लेकिन अपनी पुस्तक, अपनी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक 1923 में प्रकाशित गोस्वामी तुलसीदास में लोक शब्द का बहुतायत में इस्तेमाल किया है। और जहां से हिंदी में लोक की समझ समस्याग्रस्त होती है और बहुत सारे प्रश्नों से घिरी रहती है और बहुत सारी विचित्रताएं पैदा करती है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लेखन है। अब वो लोक धर्म एक उसमें अध्याय है, उसमें एक शब्द आता है लोकवाद। इसके कोष्टक में लिखा हुआ है सोशलिज्म, और किसके बाइनरी में खड़ा हुआ है? इंडिविजुअलिज्म। लोकवाद यानी सोशलिज्म और व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म का की एक बाइनरी आचार्य शुक्ल जब लोक के बारे में चर्चा कर रहे थे तो बना रहे थे। आप जितने भी अर्थ पर बहस कीजिए, आप देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आचार्य, मैं उन पर बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि कैसे ये अवधारणा एक संकटग्रस्त और समस्याग्रस्त अवधारणा है। तुलसी के लोक धर्म के बारे में बात करते करते, जो कि उनका सबसे प्रिय विषय है और उनका हृदय उस पर आया हुआ है, एक जगह उसी पुस्तक में, पतली सी पुस्तक है, उन्होंने एक समाजशास्त्री को कोट किया, उद्धृत किया। मैं जितना जानता हूं थोड़ा बहुत, मैंने उस समाजशास्त्री का नाम और कहीं नहीं सुना है। मतलब मेरा ख्याल है दुनिया के बड़े समाजशास्त्री तो नहीं ही थे, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में या बनारस के किसी पुस्तकालय में उनकी किताब होगी जिसे शुक्ल जी ने पढ़ा होगा और जिससे उन्होंने अपनी धारणा कायम की। और वो समाजशास्त्री है गिंडीक, इतना ही नाम लिखा हुआ है, पूरा नाम भी नहीं लिखा है किताब के अंदर। आपको याद रखना होगा कि आचार्य शुक्ल ने लेनिन के बारे में भी उसी किताब में लिखा है, फेमिनिस्ट लोगों के बारे में भी उसी किताब में लिखा है, और गिंडीक के बारे में भी लिखा है। और गिंडीक से लेते हुए उन्होंने अपनी लोक की अवधारणाएं बनाई हैं, लोक धर्म, और जहां स्पष्ट रूप से लोक का अर्थ समाज है। अब ये अवधारणा, यदि लोक समाज है तो जो गैर समाज है या समाजेतर है या समाज से बाहर है वो लोक नहीं है। तो पशु पक्षी, प्रकृति और ये तमाम चीजें जिसका जो समाज का हिस्सा नहीं है, मनुष्य समाज, वो लोक नहीं है। ये यहां से चलते हैं। मनुष्यों का समाज यानी वो सामाजिक, यानी वो लोक, उनका आचार्य शुक्ल का लोक जब सिमटता है तो वो यहां तक चला जाता है, समाज के अर्थ में इस्तेमाल होने लगता है। तो इस तरह की बहुत सारे विपक्षी युग्मों से एक के सामने दूसरे को खड़ा करके लोक की अवधारणा चलती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि असल में लोक की अवधारणा इन सब को मिलाकर, इन सब के बीच एक परत बनाने से, एक परतदार धारणा है जिसके अंदर एक इंटरनल आंतरिक गतिकी है, और अवधारणा एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज से दूसरी चीज के बीच में, एक धारणा से दूसरी धारणा के बीच में सतत गतिमान और गतिशील रहती है। तो लोक माने शास्त्र से बाहर, लोक यानी मौखिक, लोक यानी जो क्लासिकल नहीं है, लोक यानी जो सामान्य जनों का है, लोक यानी जो गंवई है, लोक यानी जो स्थानीय है, लोक यानी जो अभी ग्लोबल नहीं है, लोकल है। और इस तरह की बहुत सारी धारणाओं को मिलाकर, और मैं कह चुका हूं कि जहां कई जगहों पे वो सब काम नहीं आएंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको एक धारणा बनानी होगी, तो इस तरह की एक धारणा आप बना सकते हैं। ठीक कहा था आचार्य द्विवेदी ने, और याद करना चाहिए सम्मान से आचार्य द्विवेदी को कि उन्होंने ये बात कही। वे पहले व्यक्ति थे हिंदी समाज की ओर से जिन्होंने कहा कि सिर्फ गंवई जनता लोक नहीं है, बल्कि नगरों में रहने वाली, नगरों के सीमांत में रहने वाली
ऐसी जनता भी लोक है जो नगर बनाती है पर नगर का उपभोग नहीं करती। और उसकी मुख्य आचार्य द्विवेदी ने उसकी मुख्य जो प्रवृत्ति या पहचान बनाई थी वो ये कि जिसका जीवन पोथियों से नहीं चलता, यानी शास्त्र यानी किताबें। अब देखिए, किताबों पोथी का अर्थ हमेशा शास्त्र नहीं होता, ये बात धारणा भी समझ में रखनी पड़ेगी कि पोथी का अर्थ हमेशा शास्त्र नहीं है, पोथी का अर्थ पोथी है। तो पोथी से जिसका जीवन नहीं चलता, एक बहुत, तो कुल मिलाकर लोक का संबंध आचार्य द्विवेदी ने एक ऐसे बड़े हाशिए से लिया। हाशिया शब्द उनकी मेथोडोलॉजी का और उनके एकेडमिया का शब्द नहीं है, ये शब्द नया है, ये सबाल्टर्न्स वालों का शब्द है। लेकिन यदि मुझे कहना हो आज के दिन तो मैं कहूंगा कि आचार्य द्विवेदी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लोक को हाशिए की तरह पढ़ा। एक ऐसा हाशिया जो पेज के 90% पर छाया हुआ है, यानी एक ऐसा पेज है समाज का, संस्कृति का, साहित्य का, जिसका 90% हाशिया है और जिसका 10% मुख्य पाठ है। ये एक ऐसा हाशिया है। ये सब मिलाकर लोक की एक बड़ी, मैक्सिम गोर्की का एक नाटक है जो हिंदी में बहुत अनुदित हुआ है दुनिया की भाषाओं में, जिसका हिंदी में नाम होगा तलघर। 1944 में चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी जो पहली फिल्म थी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सम्मान पाने वाली, नीचा नगर, लोअर डेप्थ्स, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है। तो ये तलघर है समाज का। हमारे यहाँ तलघर नहीं होता, वो यूरोप में होता है जो ठंडे इलाके हैं। तो जो मुख्य अभिजन समाज है वो ऊपर धूप में रहता है, और जो गरीब गुरबा है, जो वंचित समाज है, वो तलघरों में रहता है। ईसा मसीह तलघर के आदमी थे, वो लोअर डेप्थ्स के आदमी थे, वो दासों और गरीबों के लोअर डेप्थ्स में रहते थे। तो लोक कुल मिलाकर आचार्य द्विवेदी के हिसाब से एक ऐसी धारणा है जो हाशिया है, और दूसरा जो लोअर डेप्थ्स की तलघर है समाज का, यानी जो सब कुछ के लिए जिम्मेदार है। एक और बहुत महत्वपूर्ण और विवादित सवाल है कि लोक और शास्त्र के बीच में, मैं जो सबसे मोटी बाइनरी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या संबंध है। एक धारणा यह है कि विरोधी है, और अक्सर इसे लोक को जब भी महिमा मंडित, ये बात बहुत ध्यान में रखनी होगी कि लोक के बारे में एकेडमिक्स में जो भी चर्चा परिचर्चा हुई है उसमें एक तरह का भावुक रोमान हमेशा मिलता है, एक तरह का नॉस्टैल्जिया, एक तरह की स्मृति जीविता लोक के बारे में चर्चा ऐसा। और भारतीय समाज अब जब लोक के बारे में चर्चा कर रहा है तो वो उसकी धारणा स्पष्ट है कि लोक माने क्या, जो जा रहा है, जो छूट रहा है, जो विलीन हो रहा है, जो लुप्त हो रहा है, जो गायब हो रहा है, जो ज्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए वो जाती हुई, छूटती हुई चीज के प्रति जो एक मोह होता है वो लोक के बारे में है, क्योंकि लोक के बारे में हमारी धारणा सिकुड़ी हुई है, क्योंकि हम लोक को एक स्थिर तरह से बनाए रखना चाहते हैं। श्यामाचरण दुबे नाम के एक समाजशास्त्री थे। समाजशास्त्र बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि एक कोई मेला लगा हुआ था, वो भारत महोत्सवों का ज़माना था, जब भारत के महान, जब भी कोई नेता होता है किसी देश को प्रेजेंट करता है तो वर्तमान में लगता है कि इससे बड़ा और इससे लोकप्रिय नहीं हुआ है। राजीव गांधी जब भारत महोत्सव चला रहे थे तो लगता था कि हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू नहीं हुए हैं, इंदिरा गांधी नहीं हुई हैं, कोई दूसरा नहीं हुआ है, राजीव गांधी ही हैं। तो वो भारत महोत्सव चल रहे थे और भारत महोत्सव में लोक संस्कृतियां पूरी दुनिया में प्रदर्शित हो रही थीं। और उसी का कोई वाकया है कि अरे वो श्यामाचरण दुबे को उनके मित्र ने कहा कि वो मैं देख रहा था लोक नृत्य, और जब लोक नृत्य करके आए तो वो लड़का जीन्स पहने हुए था और वो लड़की जो है वो शीशा देख रही थी, और ये तो आदिवासी समाज में होता नहीं। तो श्यामाचरण दुबे ने कहा कि कितनी एक विचित्र धारणा, जिसमें हम एक लोक को एक पुरानी ठहरी हुई और प्रदर्शित करने की चीज समझते हैं, जो खुद अपना विकास करे तो हमें बुरा लगता है। अरे वो उसने धोती से ऐसा जीन्स क्यों पहन लिया, वो धोती में ही रहना चाहिए था लोग, क्योंकि लोक की जरूरत है हमें। बीच बीच में हमें दुनिया को दिखाना है कि देखो भैया ये लोक है, एक प्रिजर्व करने वाली, एक सुरक्षित रखने वाली और एक बाजार में बेचे जा सकने लायक एक कल्चरल प्रोडक्ट के रूप में हमें लोक की धारणा की आवश्यकता है। इसलिए लोक ऐसा रहे, आदिवासी ऐसा ही नाचते रहें, आदिवासी ऐसा ही नृत्य करते रहें, ये कहार ऐसा ही नाचें, ये अहीर अपना नृत्य ऐसा ही करते रहें, माने
आप तो एकेडमिया में घुस जाएं, आप पूरे देश पर कब्जा कर लें, आप सब कुछ अपना बदल दें, अपनी भाषा बदल दें, अपना सब कुछ बदल दें, लेकिन वो बेचारा न बदले। इतनी समस्याग्रस्त धारणा से हम लोक के बारे में विचार करते हैं। तो लेकिन फिर भी शास्त्र और लोक के बीच में जो विरोधी है या आदान प्रदान है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में कभी भी लोक और शास्त्र के बीच में, जब मैं लोक और शास्त्र कह रहा हूं तो मैं उस बाइनरी को भी मान रहा हूं और बिल्कुल नई अवधारणा के रूप में उसे पढ़ रहा हूं, कभी भी विपक्षी का, विरोधी का, शत्रुतापूर्ण, दुश्मनी वाला कोई संबंध भारत में लोक और शास्त्र के बीच में नहीं रहा है। लेकिन शास्त्र के बारे में वो धारणा जरूर रही है, और जो भी शास्त्री है वो उसे मानता है। बहुत अच्छे रूपक में कहा है कबीर ने, शास्त्र क्या है? कूप जल है। आप इस कविता का अर्थ करिए तो कूप जल को हमेशा नकारात्मक अर्थ में मत पढ़िए। कूप जल का अर्थ नकारात्मक नहीं है। कूप जल का कुआं कोई नकारात्मक अर्थ की चीज नहीं है। जहां नदी नहीं होती है वहां कुआं ही होता है। बस कुएं का क्या, कुएं की विशेषता क्या होती है कि वो आंतरिक, अंदर से कहीं जल स्रोत लेता है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके जल स्रोत होते हैं। कोई भी कुआं मर जाता है जब उसमें की नए पानी के सोते उस कुएं में नहीं मिलते हैं। इसलिए जब भी कुआं खोदा जाता है तो वो सोते सुरक्षित रखे जाते हैं जहां से कुएं में पानी आता है। इसलिए कुएं का नकारात्मक अर्थ नहीं है, लेकिन यह अर्थ तो है ही कि इसका पानी शुद्धतम है, इसका पानी पवित्रतम है, इसका पानी वो है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। और फिर कुएं किए उस धारणा से शास्त्र को समझिए तो बिल्कुल ठीक कहा, संस्कृत है कूप जल। वो अपने सोते जीवित रखती है जहां से संस्कृत जीवित रहती है, लेकिन वो बाकी सबसे संबंध कायम नहीं रखती, क्योंकि संबंध रखने के मामले में शास्त्र लोक की बजाय हमेशा संकोची, कृपण, सतर्क, चौकन्ना, जागरूक होता है, और वो सबसे संबंध नहीं रखता। और लोक यही है कि जो उसके समक्ष आ गया, जो उसमें आ गया, जहां से भी आ गया, वो उसे कभी नकारता नहीं है। इसलिए गंगा नदी में कोई भी आएगा, किसी भी नदी का, किसी भी सरिता का जल हो, गंगा उसे लेगी, वो इनकार नहीं कर सकती। लेकिन कुआं नहीं लेगा, कुएं तक पहुंचेंगे ही, पहुंच ही नहीं पाएंगे आप। इसलिए बहुत सुंदर रूपक में कहा। लेकिन लोक और शास्त्र के बीच में, अब बनारस शहर में जितने कुएं होंगे आप बता सकते हैं कि वो कौन से जल से चलते हैं, उनके सोते कहां से हैं? वे सबके सब वही होंगे अंदर ही अंदर, लेकिन वो बताते नहीं हैं अपने सोर्सेज, स्रोत नहीं बताते कि कहां से ले लिया है। ये जो इतना बड़ा आयुर्वेद का महल खड़ा है, कोई एक आचार्य बना सकता था आयुर्वेद? ये योग का इतना बड़ा शास्त्र कोई एक आचार्य बना सकता था? ये भरत का नाट्यशास्त्र, दुनिया की सबसे पुरानी किताब है कलाओं के बारे में, कोई एक आदमी लिख सकता था? नहीं। ये संपूर्ण समाज की कृतियां हैं। किसी एक ने शायद उन्हें लिपिबद्ध किया होगा, सूत्रबद्ध किया होगा, लेकिन वो अनुभव समूचे संसार का है। क्योंकि आयुर्वेद में जितना अनुभव है, एक आदमी इतना प्रयोग करके इतने सारी चीजें नहीं कर सकता। वो समाज की जीवित परंपरा का हिस्सा होंगी जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का अनुभव, ज्ञान, ऑब्जर्वेशन शामिल रहा होगा। इसलिए वो स्रोत नहीं बताएगा, वो ये नहीं कहेगा कि ये मैंने लिया है, कहां से लिया। और लोग हमेशा अपने स्रोत भी बताता रहेगा। तो एक खिड़की हमेशा शास्त्र खोले रखता है, एक दरवाजा हमेशा खोले रखता है शास्त्र, वरना वो जड़ हो जाता है, उस कुएं की तरह मर जाता है जिसका पानी लोग नहीं पीते, जिसमें जीवित जल के सोते जिसमें नहीं रहते हैं। इसलिए जब जब भी शास्त्र मृत प्राय होता है, तब तब शास्त्र को हमेशा लोक की शरण में जाना पड़ता है। मैं भाषा के प्रति बहुत सचेत हूं, मैं शरण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं इसी शताब्दी में। और भारत में जब आप शास्त्र कहते हैं तो सबसे अधिक शुद्धतावाद जिस कला में चलता है वो शास्त्रीय संगीत है। और कितनी दिलचस्प बात है कि पंडित द्विवेदी लोक के व्यक्ति हैं, इनकी बनक ठनक सब लोक की है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के भी उतने ही बड़े मर्मज्ञ हैं। तो शास्त्रीय संगीत से ज्यादा शुद्धतावाद और कूप जलता, कूप होना किसी और कला में नहीं है।
लेकिन आप देखिए कि 20वीं शताब्दी में कई बड़े बड़े आंदोलन चलते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं जो शास्त्र को दोबारा लोक की तरफ ले जाते हैं। पंडित भातखंडे, जिन्होंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया मॉडर्न इंडियन क्लासिकल का, वो लोक की तरफ गए। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और जो भी लोग थे आधुनिक युग में संगीत का रूप रच रहे थे, सब पारंपरिक था, गुरुओं का रचा हुआ था, लेकिन उसकी नए सिरे से ड्राफ्टिंग पैकेजिंग हो रही थी, नए शैलियों में, वो शैली मैंने प्रदर्शन की शैली, वैसे शैली नहीं में आ रहा था, तो लोक के निकट जा रहे थे। आप देखिए कि पंडित कुमार गंधर्व, मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए ख़त्म कर देता हूँ तुरंत। पंडित कुमार गंधर्व एक बड़े क्लासिकल गवैये संगीतकार हुए हैं, जिन्हें मैं शास्त्रीय कलाओं की दुनिया में फिलोसोफर ग्रेड का कलाकार मानता हूँ। सब कुछ होते हैं जो पुनरावृत्ति करते हैं, कुछ उसमें नई उपज करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक फिलोसोफर की तरह उसको देखते हैं और उसका बर्ताव करते हैं। पंडित कुमार गंधर्व ऐसे ही व्यक्ति थे। 70 के दशक में जब लोकगीत कभी शास्त्रीय मंचों पर गाए नहीं जाते थे, लोकगीत के लिए अलग एक श्रेणी थी और महिलाएं गाती थीं, और वो उपशास्त्रीय संगीत में गिना जाता था जहां लोक और शास्त्र करीब आते थे, तो दादरा, चैती और ये तमाम चीज़ें गाई जाती थीं। बनारस उसका गढ़ रहा है, लेकिन शास्त्र के मंच पर लोक गीत नहीं गाया जाता था। 1974 में कुमार गंधर्व ने दिल्ली की एक बहुत ही प्रसिद्ध सभा में परवरिश परंपरा नाम का 2 दिन का संगीत प्रस्तुत किया अपनी पत्नी वसुंधरा कोमकली के साथ, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोकगीत गाए, मालवा के और भक्त कवियों के गीत प्रस्तुत किए लोक धुनों में, जो लोक धुनों में गाए जा रहे थे। और उन्होंने कहा कि यदि शास्त्र को जीवित रहना है, संगीत को जीवित रहना है, समाज से उसको संबंध रखना है, उसे नई हवा देनी है, ताज़ी हवा देनी है, नया जीवन देना है, तो उसे लोक की शरण में जाना होगा। आपको आश्चर्य होगा कि पंडित कुमार गंधर्व 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा गवैया जिस आदमी को मानते थे, उस आदमी को शास्त्र नहीं मानता था। वो जयपुर के, हमने नहीं सुना उनको, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जयपुर के कोई उस्ताद थे काले खान, जिनको वो सबसे बड़ा गवैया मानते थे, अपने जीवन में सुना हुआ, अपने गुरु को भी नहीं मानते थे। तो शास्त्र के साथ जो लोक का संबंध है वो बिल्कुल साफ रहा है। और बड़ा से बड़ा शास्त्रीय कलाकार, इसलिए मैंने संगीत का उदाहरण दिया, पंडित राजन साजन मिश्र और बनारस घराने की गायकी, यदि आप शास्त्र समझते हैं तो वो लोक के बिना खड़ी नहीं होती। उसका हमेशा एक दरवाज़ा, एक खिड़की लोक की तरफ खुली रहती है। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं जिनसे लोक की धारणा समझ में आती है। बहुत सारी बातें हैं, समय बहुत ज़्यादा मैं ले चुका हूं, इसलिए एक आखिरी बात कहकर ख़त्म करता हूं। संस्कृतियों के कुछ रूप होते हैं। एक रूप है तत्सम संस्कृति का, जहां समाज को हमेशा ये आग्रह होता है कि वो वैसा ही दिखे जैसा कोई मूल कल्पित है। उसमें तत्सम में हमेशा एक मूल की कल्पना है, ओरिजिन की, और उससे ही जो संचालित होती है, उसकी जो कॉपी करती है, अनुगमन करती है, वो संस्कृति तत्सम संस्कृति है। इसलिए हमेशा जब कोई फंडामेंटलिज्म, कोई पुनरुत्थानवाद खड़ा होता है समाज में, तो हमेशा कहता है ये मूल है, ये ओरिजिनल है, यहां से हम चले थे, ये हमारा, यहां उस मूल की बात जरूर करेगा। तो तत्सम संस्कृति एक होती है जो एक मूल संस्कृति की, एक पुरातन मूल संस्कृति की कल्पना करती है। किसी ने नहीं देखा। भारत का संस्कृत नाटक कोई नहीं जानता कैसा होता था। एक भी रंगमंडली 19वीं शताब्दी में जीवित नहीं थी जब पारसी यूरोप की कंपनियां हिंदुस्तान में आई जो संस्कृत में संस्कृत का नाटक करती हों, एक भी नहीं। तो जीवित परंपरा संस्कृत नाटक की नहीं थी, आपके पास खत्म हो चुकी थी। लेकिन आपने कल्पना की, जब आपने संस्कृत नाटक के बारे में बात की कि यह संस्कृत नाटक ओरिजिनल मूल ऐसा था, और फिर आपने भरत का नाट्यशास्त्र, दशरूपक और ये और वो और तमाम सबकी कल्पना की। पर असल में आप उस तक पहुंचे कैसे? आप उस तक पहुंचे, उस मूल संस्कृति को जानने समझने की प्रक्रिया में आप पहुंचे लोक के दरवाजे से। वो पंडित नरेंद्र शर्मा थे, कोरियोग्राफर, इप्टा में काम करते थे। वो शांतिवर्धन थे, वो
हबीब तनवीर थे, जिन्होंने लोक के माध्यम से पहली बार किसी संस्कृत नाटक को आधुनिक मंच पर उपस्थित किया। वो लोक का दरवाजा नहीं होता उनके पास तो संस्कृत का नाटक कैसे खेला जा सकता है किसी को पता नहीं होता। आज देश में जितना संस्कृत नाटक खेला जाता है, सैकड़ों मंडलियां संस्कृत नाटक करती हैं, एक भी ऐसी मंडली नहीं है जो किसी न किसी लोक शैली को आधार ना बनाती हों। तो हमेशा एक तत्सम की कल्पना, मूल की कल्पना से चलती है संस्कृति। लोक में भी विडंबना है ये कि लोक संस्कृति की चर्चा करने वाले लोगों के दिमाग में भी एक कोई मूल लोक की अमूर्त अवधारणा मौजूद रहती है हमेशा। और ये इतनी समस्याग्रस्त बात है जो हमेशा लोक को शास्त्र के अनुगमन पर खड़ा करने की सोचती है। एक दूसरी संस्कृति है जो तद्भव होती है, जिसमें मूल की चिंता नहीं रहती, वो बदलती रहती है निरंतर, और वो मूल के बारे में कोई बात नहीं करती। आप चाहें तो उसे पहचान लें, चाहें तो ना पहचानें। एक संस्कृति होती है देशज संस्कृति, जहां आपको कोई रेफरेंस ही नहीं मिलेगा तत्सम और तद्भव का, और एक विदेशी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तद्भव और विदेशी तद्भव और देशज ये दो संस्कृतियों के रूप हैं जिन्हें मोटे तौर पर आप लोक संस्कृति कह सकते हैं। भक्त कवि लोक कवि नहीं थे, वे तद्भव संस्कृति के कवि थे। लोक संस्कृति हमेशा देशज संस्कृति की होती है, लेकिन तद्भव और देशज में इतनी गलबहियां हैं, इतना एका है कि हमें अक्सर उसके बारे में इस तरह का भ्रम हो जाता है कि ये लोक है यानी देशज है। इसलिए ज्यादा बेहतर शब्द देशज है लोक संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने का। आप ऊब गए हैं, थक गए हैं, आपने लेकिन इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।